Hey everyone, welcome back to my channel. It's me, Insha Khan, your science teacher. Today we are going to start with our new series जो कि मैं क्लास 10th के लिए आपको लास्ट वीडियो में बता भी दिया था कि मैं ला रही हूँ एग्जाम वॉरियर सीरीज। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैं आपका बुक का एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर इस सीरीज में लाई हूँ। ठीक है, एंड इट्स अ केमिस्ट्री चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 आपका कल मिल जाएगा आपको फॉर श्योर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट आपका है केमिकल रिएक्शंस का, जो कि आज हम निपटाएंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस भी निपटा दिए और केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वी विल बी डूइंग। थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करूंगी मैं आज। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में करवा दूंगी। ठीक है, और मे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा दूंगा अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोरोजन एनर्जी, इसमें 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना है आपको। 10-10 मिनट में दोनों टॉपिक निपट जाएंगे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में लगेगा जो टाइम लगेगा, जो आपकी कल वाली क्लास होगी। ठीक है, सो दिस चैप्टर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट और 5 पार्ट में से ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो इन योर डेली लाइफ यू सी वेरी वैरायटी ऑफ चेंजेस। काफी सारे चेंजेस आप होते हुए देखते होंगे अपनी लाइफ में आसपास। कुछ चेंजेस फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस केमिकल चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं। पहला टाइप ऑफ चेंजेस इज फिजिकल चेंज। चेंजेस में हमारा कुछ टाइप के 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल चेंज और एक होता है हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, 2 तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, पहले एक बात और बता दूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसी वीडियो में आगे चलकर मैं दिखा भी देती हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। यहाँ मैंने क्वेश्चन अटैच कर रखे हैं। जहां जहां क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी अटैच। इसके आगे भी हैं ये 1 2 3 काफी सारे क्वेश्चंस, और मैं अलग से भी अपने तरफ से क्वेश्चन भी करवाऊंगी और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैं करवा रही होंगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल एंड। ठीक है, एंड तक वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ साथ साथ। इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी इसके साथ साथ, और मैं प्रीवियस ईयर टॉपिक भी बता रही हूँ कि किस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल चेंजेस की बात करें तो फिजिकल चेंजेस जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ पिघलती है। आपने देखा होगा आइस क्यूब्स बाहर लगाते हैं, और आजकल तो स्किन केयर के तौर पर लोग अपने चेहरे पर बर्फ लगाते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ गुड एग्जांपल। इट्स अ फिजिकल चेंज। ठीक है, बाहर आकर रख दो, बर्फ पिघल जाएगी। फिर इसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, काफी लोग वजन कम करने के लिए गर्म पानी पीते हैं सुबह उठते उठते उठकर। तो इट्स अ गुड एग्जांपल कि आपको पानी गर्म करके लोग पीते हैं। ठीक है, बॉईल करते हैं और फिर उस वाटर को पीते हैं, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें आजकल तो होने लगी हैं कि डिटॉक्स वाटर बनना है, ये वाटर बनना है, वो वाटर बनना है। तो यहाँ पर एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, और एक है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। रबर बैंड लगाते होंगे आप सब। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, काफ़ी सारे बच्चे रबर बैंड्स लगाते होंगे। यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के भी हैं आजकल तो, जो रबर बैंड लगाते होंगे। तो रबर बैंड अच्छी खासी तरह स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन इसमें एक खासियत है कि जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। अब बर्फ है, बर्फ को मैंने मान लो मेल्ट किया, मान लो आइस ट्रे होती है, मैंने उसको बाहर निकाल कर रख दी, वो मेल्ट हो गया, पानी बन गया, दोबारा फ्रीजर में रख दूंगी, दोबारा जम जाएगी वो। तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम, वी कैन डू इट। तो मतलब हम खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर रहे हैं। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज इज चेंज। नेक्स्ट थिंग आती है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, आप केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे होते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ गुड एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल हर जगह को यही मिलेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन रेलिंग्स होती हैं, आयरन नेल होता है, छोटा छोटा आयरन नेल्स होते हैं, उस पर ब्राउन ब्राउन सब्सटेंस आ जाता है, वो होता है जंक, और उसको रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्राउन, तो वो क्या होता है, रस्टिंग होता है वहां पर आयरन। वो एक्चुअली रस्ट क्यों होता है, एक्चुअली आयरन जो है रिएक्ट कर जाता है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, और वो रस्ट, उस पर ब्राउन ब्राउन रंग आ जाता है, मॉइस्चर। ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है डाइजेस्टिंग फूड। खाना वाना खाते हैं आप सब लोग, डाइजेस्टिंग फूड्स, खाना खाते हो। खाना खाते हो, आप खाना खा रहे हो तो आपको पता है कि वही से वही उसी तरीके का खाना डायरेक्ट आपको स्टोर हो रहा है, नहीं, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज। तो वो सब क्या है, डाइजेशन, वो क्या है, केमिकल चेंज है। आपका केक बेक करना, बेकिंग ऑफ अ केक, बेकिंग अ केक, केक बेक करते हो, जैसा आपने पहले पेस्ट वेस्ट बनाया होता है, कुछ एग वाला बनाते हैं, कुछ एगलेस बनाते हैं, कुछ बिस्किट से बनाते हैं केक।
तो अलग अलग जो केक बनते हैं वो आप पेस्ट बनाते हो, क्या वो वैसे के वैसे रहते हैं, डो बन जाता है, फिर हम उसके ऊपर पूरी डेकोरेशन वगैरह वगैरह करते हैं, क्रीम व्रीम लगाते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। तो यही होता है हमारा केमिकल चेंजेस, जिसमें हम केमिकल कॉम्पोजिशन बदल रहे होते हैं, और लेकिन हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन बदल रहे होते हैं, ठीक है। और फिजिकल चेंजेस में हमारी खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बदल रही होती हैं, लेकिन कुछ फिजिकली चेंज हो रहा होता है, लेकिन कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। ये तो खाली बेसिक इंट्रो था। अब आती है कि मैम केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में तो कुछ होता होगा, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। चेंजेस तो हमने पढ़ लिए, लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या होता है। चेंजेस यहाँ ये क्या चेंजेस मैंने बताया, क्यों बताया, आपको आगे पता चलेगा, हल्के हल्के देखते रहो। तो केमिकल रिएक्शन की मैं बात करूँ, पहले मैं लिख रही हूँ फिर समझा दूंगी, ठीक है। जब इट इज अ प्रोसेस इन विच one or more substances undergoes changes and are transformed। मेरे साथ नोट्स बनाते हुए लिखिए, क्योंकि मेरे साथ साथ लिखेंगे, फोकस यहीं बना रहेगा। मैं इसलिए लिख रही हूँ, वरना मैं भी आकर अंडरलाइन करवाकर चली जाऊँ बाकी टीचर्स की तरह, लेकिन मैं वो नहीं करती हूँ, मैं खुद बैठकर नोट्स बनवा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज मेरे साथ बैठिए और लिखिए। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जहां पर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, कोई भी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में कोई चेंज आता है, और वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, और उसके जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई भी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कोई भी चेंज लाए, ठीक है, और एक नया सब्सटेंस बन जाए और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये समझ गए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता देती हूँ कि यहाँ लिख देती हूँ, यस यहाँ लिख देती हूँ। मान लो हमारा वाटर किससे बना होता है, वाटर किससे बना होता है, दो चीजों से बना होता है। H2O वाटर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, H2O वाटर, ये तो पता ही होगा। तो हमारा वाटर किससे बना होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। मैं बता देती हूँ केमिकल इक्वेशन हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, राइटिंग लिखते कैसे हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है, सब चीज आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो वाटर किस चीजों से बना होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कोई चेंज लाते हैं और वाटर बना देते हैं, ठीक है। और वाटर की तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है ना। ऑक्सीजन हम पानी से हमें ऑक्सीजन थोड़ी ना दे सकता है, पानी हमें ऑक्सीजन दे सकता है, नहीं दे सकता, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। इसके बाद एक चीज है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गया है। हाउ कैन वी नो, हम कि कोई भी मान लो कुछ भी हम देख रहे हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन समझ लो, मुझे कैसे पता चला कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो गया है। मैंने आयरन रेलिंग लगवाई थी अपने घर में, वो प्रॉपर थी, प्रॉपर आयरन था, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद देखती हूँ तो उस पर रस्ट आ जाती है। तो मुझे पता कैसे चला, मैंने चेंज देखा। मैंने क्या देखा, चेंज देखा कि मेरी आयरन रेलिंग में ब्राउन 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 कुछ आ गया है, तो मैंने एक चेंज देखा, और उस चेंज से मैंने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, वो चेंजेस मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन करूंगी, ठीक है। चेंजेस विच वी कैन सी, चेंजेस कौन कौन से चेंजेस होते हैं। नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स अगर जैसे आप मेरे साथ तो लिखते रहिए आप मेरे साथ, लेकिन अगर नोट्स अगर आपको स्पेशल कुछ रह जाता है लिखने में, तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, t.me/pinnacle यहाँ पर आपका पूरी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब कंप्लीट हो रहा होगा। पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कंप्लीट हो रही होंगी आपकी इसी चैनल पर। और मैं बिल्कुल एंड तक, जब तक आपके बोर्ड सही हो जाते हैं, बोर्ड्स वाले दिन तक आपको पढ़ा रही होंगी, ठीक है। सो बी रेडी, मैं यहाँ पर सब कुछ करवाऊंगी। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी रीडिंग, वन शॉट्स भी आएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है, अभी आप डिटेल पढ़ो,
डिटेल में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छे से पढ़ लोगे, डिटेल में जो पढ़ता है उसका फायदा ही फायदा होता है। वन शॉट इज नॉट डिटेल्ड, वो डिटेल्ड वन शॉट नहीं होता। मैं इसमें आपको एक बेसिक से बेसिक चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, और बताऊंगी भी आगे चलकर, आपको खुद पता चलेगा, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चेंजेस हम काफ़ी सारे तरीके के चेंजेस देख सकते हैं। तो पहला जो चेंज वी कैन सी इज, पहला जो चेंज है जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। एक स्टेट आती है एक्वस स्टेट, ए क्यू से डिनोट किया जाता है। एक्वस स्टेट ऐसी स्टेट होती है, इट इज अ कोई भी सॉल्यूशन वाटर में बन का मिला हो, बना हो, जो कोई भी सॉल्यूशन वाटर में मिला हुआ हो उसको हम एक्वस स्टेट कहते हैं। अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन वाटर, अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन वाटर, इट इज अ aqua which is prepared in water is a aqueous state, prepared in water, ठीक है। वो स्टेट कौन सी होती है? एक्वस स्टेट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इन सब के मैं बताऊंगी विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के तौर पर बताऊंगी, मैं इसके सबके एग्जांपल्स दिखाऊंगी, क्योंकि बेटा मार्क कर लो, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है और 2024 में ही आया हुआ है इसी के ऊपर, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको बोल दिया, चेंज इन स्टेट के ऊपर बताओ, उसके एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा भी, चलो मैं जब दिखाऊंगी अभी नहीं दिखा रही, ठीक है, जब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन पर तब दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद आता है हमारा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, उससे भी हमें पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ये कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाता है कि भाई केमिकल रिएक्शन होगी। केमिस्ट्री लैब में हम ऐसे काफी रिएक्शन करते हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है। टाइट्रेशन एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें टाइट्रेशन करते हैं हम, तो उसमें कलर चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, और यूं सडन चेंज होता है उसमें। टाइट्रेशन आप करोगे 11th में करोगे, 11th में 10th में भी करते हैं काफी बच्चे। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस इवॉल्व होना, ठीक है, इससे भी पता चल जाता है कि कोई केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। और एक और है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब भाई प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट, व्हाट डज द वर्ड मीन बाय प्रेसिपिटेट? बेटा पानी पीते रहो, साथ साथ पानी पीते रहो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पढ़ाई तो कर ही रहे हो, हेल्थ पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ तो ज़रूरी है ही, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, तो हेल्थ पर भी ध्यान दो, पानी पीते रहो। पानी सबसे अच्छी चीज़ है, आपको पढ़ने के साथ साथ पीनी चाहिए, दिमाग बहुत अच्छी तरह फ्रेश रहता है, ठीक है, और काफ़ी टाइम तक आप बैठ कर पढ़ सकते हो। पानी बहुत अच्छी चीज़ है। आपके डिटॉक्स वाटर जितने लोग बनाते हैं वो खाली पानी का ही मोस्टली कमाल होता है, ठीक है, आपकी बॉडी में डिटॉक्स रहती है। तो स्टार्ट करते हैं विद चेंजेस के एग्जांपल्स। जैसे कि पहला चेंज मैंने आपको क्या लिखवाया है, ओके, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, यहीं पर बता देती हूँ, स्टार्टिंग विद हेयर ओनली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, किसी भी स्टेट का चेंज होना, यानी हम मान लो रिएक्शन कर रहे हैं गैसियस फॉर्म में, हमने दोनों गैसेस को मिलाया लेकिन बन गया सॉलिड, तो वो होता है एक क्या, चेंज इन स्टेट। मान लो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया अमोनिया गैस, सी NH3 जो होता है इट इज अमोनिया, क्या है, अमोनिया होता है। बेटा ये मैं ना आपको रिएक्शंस लिखकर दिखा रही हूँ, इक्वेशन के फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, इक्वेशन लिख रही हूँ बल्कि, वो मैं बताऊंगी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसको लिखते कैसे हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगी। अब जब मैंने ये अमोनिया लिया और फिर मैंने लिया HCl, ये गैस ली है और HCl भी गैसियस फॉर्म में लिया है, लेकिन जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि NH4Cl बन जाता है, जो कि एक सॉलिड के फॉर्म में बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इन गैसियस फॉर्म, और ये बनता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छी तरह याद रखना है, नहीं रखोगे तुम्हारी खुद की परेशानी है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। नहीं रखोगे तुम्हारी खुद की परेशानी बेटा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा सच में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है,
इस इनके एग्जाम्पल्स पर क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिले हैं ऑलमोस्ट लास्ट 2 to 3 इयर्स पहले, इवन उससे पहले से भी ये इन पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो प्लीज इनको ध्यान से करना। चेंज इन स्टेट का समझ आ गया। एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि अमोनिया लिया, अमोनिया गैसियस फॉर्म में लिया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, वो भी गैसियस फॉर्म में लिया, एंड अमोनियम क्लोराइड बन जाता है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर। सेकेंड आता है चेंज इन कलर। कलर में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल है आपका, काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं चेंज इन कलर के। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, एज इज सिल्वर, ये सिल्वर होता है, ये मैंने सॉलिड लिया है, प्लस एस फॉर सॉलिड, ठीक है, H2S, ये मैंने लिए इन गैसियस फॉर्म H2S गैस, और इट फॉर्म्स Ag2S, कहाँ बना दिया मैंने S, Ag2S, Ag2S प्लस H2 गैस रिलीज हो गई, और ये बनता है मेरा सॉलिड फॉर्म। अब क्या होता है कि जब आप सिल्वर को, ये सिल्वर सिल्वर तो सिल्वर व्हाइट कलर का होता है, ये सिल्वर है, ये सिल्वर व्हाइट कलर का है, जब आप इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाओगे तो बेटा ये हमारा ये बनता है सिल्वर सल्फाइड बनता है, जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है, सिल्वर से ब्लैक कलर के चेंज आ जाता है। और ये एग्जांपल है चेंज इन कलर का। जब हम सिल्वर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाते हैं, लिख लो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवा रहे हैं, तो क्या होता है, ब्लैक कलर का चेंज आ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है चेंज इन कलर, तो हो गया। अब आता है एक और, मैं सबके लिखवा रही हूँ, सबके लिखवा रही हूँ, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। और इस एवोल्यूशन ऑफ गैस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, नीचे यही वाला क्वेश्चन है। या ये ले लो, आपकी एक्टिविटी दे रखी है ये एनसीईआरटी में, एवोल्यूशन ऑफ गैस की, कि जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स में, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, हम उसमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 मिला देंगे, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 मिला देंगे, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस लिख लो, एवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन लिखवा रही हूँ और मैं बताती हूँ क्या है। जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हमने, और इसमें मैंने क्या करा, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 मिलानी है, यहाँ पर मैं मिला देती हूँ H2SO4। ठीक है, तो मेरा ZnSO4 बन जाता है प्लस H2, यानी कि मैंने जिंक में जब डाइल्यूट डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट यानी इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है कंपेयर टू एसिड, तो हमारा जिंक हमारा बन जाता है ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, और इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का रिलीज होने के साथ साथ, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसके साथ साथ आपका टेम्परेचर में भी चेंज आता है, कंटेनर जो होता है, H2 गैस रिलीज होती है, साथ साथ टेम्परेचर में भी थोड़ा चेंज आता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में मैं आपको दो कंडीशन बताऊंगी। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, दो कंडीशन है। टेम्परेचर में अगर हीट रिलीज हो रही है, अगर हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, जब भी आप केमिकल रिएक्शन करो और हीट रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको डिटेल में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इसी वीडियो में लास्ट में आपको मिलेगा। और हीट जब एब्जॉर्ब हो रही है, ये जब एब्जॉर्ब हो रही है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट रिलीज होती है तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हीट इवॉल्व होती है, सॉरी, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो फिर क्या होता है, एंडोथर्मिक। हीट रिलीज का क्या मतलब होता है, सॉरी,
हीट रिलीज का क्या मतलब है, मान लो कि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। ये जो एग्जांपल आपको मैंने बताया ना एवोल्यूशन ऑफ गैस का, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल यही है कि इसमें हीट रिलीज होती है, यानी थोड़ी सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या करते हैं, हम टेम्परेचर खुद हीट हम खुद दे रहे होते हैं, हम हीट खुद दे रहे होते हैं और फिर हम टेम्परेचर में चेंज देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, यही वाला जिंक प्लस H2SO4 लिया हमने, कोई भी आए तो यही लिखना, ZnSO4 प्लस H2 और प्लस हीट रिलीज होती है इसमें, ठीक है। ये एग्जांपल है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एग्जांपल है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड का, बेरियम हाइड्रोक्साइड का BaOH2, ठीक है, प्लस NH4Cl, इसके बाद मैंने इसमें मिला दिया अमोनियम क्लोराइड, क्या मिला दिया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, जो हमारे ऊपर भी बना था, बैलेंस भी करते हैं चलो। तो हमारा फॉर्मेशन होता है BaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O, ये तीन प्रोडक्ट्स हमारे, चलो अभी प्रोडक्ट बताया नहीं है। तो ये हमारा रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, बेरियम हाइड्रोक्साइड में जो हमने अमोनियम क्लोराइड मिलाया तो हमारा बेरियम क्लोराइड बना, अमोनिया गैस बनी, ठीक है, और वाटर बना 2H2, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमने हीट किया, हाउ द रिएक्शन, ठीक है, हमने हीट प्रोवाइड ऑलरेडी खुद की है। यहाँ पर हीट मैं लिखना भूल गई, हीट का एक सिंबल होता है दिस, ट्राइंगल सिंबल होता है, यहाँ लिख लो, इट्स अ ट्राइंगल सिंबल, जो यहाँ पर मतलब हीट दी गई है और उससे रिएक्शन हुई है। अब इसके बाद हमारा एक और लास्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बनाना कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, कौन सा था ये 2, ये 4 था, एक लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पानी साथ साथ पीते रहो पीते रहो पीते रहो, ठीक है। प्रेसिपिटेट बनना, प्रेसिपिटेट के लिए एक हमारे पास प्रेसिपिटेट के लिए हमारे पास एग्जांपल है एक, ये आपका एनसीईआरटी एग्जांपल है, ठीक है। जब हमने लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो क्या होता है, लेड आयोडाइड बनता है PbI2 और प्लस 2KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और इसमें बोला है कि जब हमने लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया है तो हमारा लेड आयोडाइड बनता है और प्लस क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। तो बेटा जब हम ये रिएक्शन करते हैं ना तो पोटेशियम आयोडाइड जो बनता है उसमें एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। अच्छा, प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन मैंने शायद ऊपर नहीं बताई होगी, मैं बता देती हूँ। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सॉलिड होता है जो डिसॉल्व नहीं होता है, इट्स अ सॉलिड व्हिच डज नॉट डिसॉल्व एंड इट सेटल डाउन। लिख लो यहाँ पर डेफिनेशन, प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन में यहाँ लिख देती हूँ, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट यानी इट्स अ सॉलिड दैट सेटल्स डाउन, that settles down and does not dissolve, ठीक है। जो सॉलिड जो डिसॉल्व नहीं होता वो सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो हमने जब ये रिएक्शन करा तो एकदम से हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, टेस्ट ट्यूब के नीचे हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलता है और वो प्रेसिपिटेट जो हमें मिलता है वो लेड आयोडाइड होता है, ठीक है। और 2KNO3 जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन लेड आयोडाइड डिसॉल्व नहीं होता, तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलता है एंड इट्स सडनली ऐसे एकदम से होता है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और वो एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का, ऊपर एक जगह है, हाँ चेंज इन कलर का एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिख देती हूँ। बेटा मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन होता है वो कौन से कलर होता है, सिल्वर व्हाइट शाइनी सब्सटेंस होता है। मैग्नीशियम रिबन एक सिल्वर व्हाइट शाइनी सब्सटेंस होता है
और उसमें जब हम उसको बर्नर के पास लेकर जाते हैं, बर्नर क्या होता है, इस तरह का होता है, उसमें आग निकलती है, इस टाइप का केमिस्ट्री लैब में हम लोगों ने देखा होगा, इस टाइप का बर्नर होता है, यहाँ से उसमें फायर यूं निकलती है, ठीक है। जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के पास लेकर जाते हैं तो एकदम से फ्लेम जो हमारी ऑरेंज ब्लू टाइप कलर की होती है, ऑरेंज येलो ब्लू टाइप में दिखती है, वो एकदम व्हाइट हो जाती है, वो एकदम व्हाइट कलर ले आती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, यानी कंबशन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते वो बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब हम ऐसा होता है ना, ऐसा जब हमें देखने को मिलता है तो क्या होता है, यहाँ से तो हमारा ये व्हाइट फ्लेम हो गई, मैं कर देती हूँ इसको व्हाइट फ्लेम, मैंने मैग्नीशियम नहीं बनाई और मैंने यहाँ पर व्हाइट फ्लेम हो गई, और साथ साथ नीचे बेटा ऐश गिरने लगता है, व्हाइट व्हाइट कलर का ऐश गिरने लगता है, यहाँ पर मान लो वॉच ग्लास रखा है और यहाँ पर व्हाइट 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 ऐश ऐश गिरने लगता है, और ये व्हाइट पाउडरी कलर सब्सटेंस होता है, ठीक है, व्हाइट पाउडरी कलर और व्हाइट फ्लेम के साथ व्हाइट ऐश नीचे गिर रहा होता है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम रिबन कौन से कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर कलर का हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है, सिल्वर व्हाइट शाइनी कलर का, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम फ्लेम के पास लाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, और उसको हम क्यों रब करते हैं, उसको हम एक्चुअली रब इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम मैग्नीशियम रिबन ऐसे ही रखकर छोड़ देंगे ना तो उसको ऑक्सीजन के साथ थोड़ा रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड की थोड़ी डल लेयर आ जाएगी, और डल लेयर आने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर आपकी पूरी ब्राइट फ्लेम नहीं आ पाती, और यहाँ ब्राइट फ्लेम नहीं आ पाती, और थोड़ा रिएक्शन प्रॉपर अच्छी तरह नहीं हो पाता है जो हम यहाँ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ लिखूँ ये चीज़, कहाँ लिखूँ, यही लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन बना के कि मैग्नीशियम रिबन is cleaned with sandpaper before exposure to flame because a dull layer of magnesium oxide, MgO लिख देंगे magnesium oxide को, is formed which does not form a bright white flame, ठीक है। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिखकर आएंगे, ठीक है। तो इस पर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन सारे एग्जांपल्स को जरूर 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 करके जानेंगे, सारे एग्जांपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक चेंज इन कलर का ये एग्जांपल आप याद भी ना करें लेकिन याद करना चाहिए क्योंकि पूरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन के ऊपर है, ये वाला भी लिख कर आएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025 में आया हुआ 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है इसी टॉपिक में से। स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्कूल लैबोरेटरी, ये दे दिया इन्होंने, बोला यहाँ पर छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हुए है ना, और इसमें ऊपर उन्होंने क्या डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। तो इन्होंने बोला जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या देखते हैं, कौन सा केमिकल चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, कौन सा केमिकल चेंज देखने को मिलता है, 2 केमिकल चेंज देखने को मिलते हैं जब हम ऐसा करते हैं। पहला रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, यहाँ लिख देती हूँ चलो मैं, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है, पढ़ा है ऊपर हमने, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है, और जो जिससे क्या होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। और दूसरी चीज जो आती है कंटेनर्स बिकम्स वार्म, जिसकी वजह से हम ये क्या कैसा चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन 2025 में 2 नंबर का आया था और खाली आपको यही 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन है 2024 में जो मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स पर, जो मैंने बोला है कि राइट वन केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको, तो केमिकल इक्वेशन याद करना जरूरी है, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेकन प्लेस,
चेंज इन कलर पर मैग्नीशियम वाला लिख देना, मैग्नीशियम रिबन वाला जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि व्हाइट फ्लेम आती है। चेंज इन टेम्परेचर में आप लिख सकते हैं उसका ये वाला जिंक वाला लिख लो, जिंक ग्रैन्यूल्स वाला डाइल्यूट H2SO4 में हम डालेंगे तो हमें ZnSO4 मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ साथ हीट भी मिलती है प्लस हीट टू। और ये किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ हीट रिलीज हो रही है। ऐसे लिख कर आना। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में आप एग्जांपल लिख कर आ सकते हैं। ये सारे जो दे रखे हैं ना, ये तीनों एनसीईआरटी में, तीनों एनसीईआरटी में, कुछ एनसीईआरटी से बाहर नहीं है इसमें। यहाँ मैंने एनसीईआरटी से बाहर एक आध इक्वेशन लिखवाई है आपको, जैसे कि लेड नाइट्रेट वाली भी है, ये वाली की, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड वाली, और ये वाली सिल्वर वाली, एंड दिस वन, ये वाली, ये तीनों एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, कभी आ जाए, इन केस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये तीनों ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है। मैग्नीशियम रिबन वाला, जिंक वाला, और यहाँ पर लेड नाइट्रेट वाला। PbNO3 जो हमने लिखा है, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है PbI2 का, और 2 के NO3 डिसॉल्व हो जाता है। मैंने लिखा है मेंशन कलर चेंज बताना है, कौन सा कलर चेंज आता है, तो यहाँ पर लिख देना येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और यहाँ पर कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। टेम्परेचर चेंज, और मैग्नीशियम रिबन में आपको बताना है सिल्वर व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और व्हाइट फ्लेम आती है, सब चीजें मेंशन करना है। टेम्परेचर बढ़ता है गिरता है, तो टेम्परेचर में राइज होता है, बढ़ता है। कंपाउंड प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विद द इक्वेशन, तो कौन सा कंपाउंड है जो प्रेसिपिटेट शो कर रहा है? लेड आयोडाइड, और उसका कौन सा है? येलो प्रेसिपिटेट। ये सब मैंने करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है कि जब ये 2023 क्वेश्चन में आया था 23, तो अब ये देखो कंटिन्यूसली इसी पर क्वेश्चन आ रहे हैं। 2025 पर भी क्वेश्चन आया, 2024 में भी क्वेश्चन आया, और 2023 में, इससे पहले का मैं भी गई नहीं हूँ, उस पर भी मैं जाऊंगी, लेकिन जब वक्त आएगा तब जाऊंगी। अभी बस मैंने जितना करवाया था मैं करवा रही हूँ। ठीक है, उसके लिए पूरी प्री वैल्यू सीरीज आपकी लॉन्च होगी, लेकिन अभी नहीं हो रही है, होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं जरा इसी में कंप्लीट करवाने में लगी हूँ। इसके बाद तो जब यहाँ बोला है जब व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, याद करो इक्वेशन, पोटेशियम जो सिंबल है उसके लिए क्या यूज होता है? लेड नाइट्रेट PbNO3 लाइट दोनों मिक्स होते हैं तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट होता है, और तो उसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? केमिकल इक्वेशन पर ही क्वेश्चन है। तो ये रही पोटेशियम आयोडाइड। बेटा यहाँ पर ना, अच्छा, सारी इक्वेशन आपको सेम लग रही होंगी, यहाँ बेसिकली बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बैलेंसिंग में सिखा दूंगी, लेकिन जो मैंने इक्वेशन लिखवाई है, द करेक्ट आंसर इज दिस, 2Ki PbNO3 2 PbI2 2KNO3। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, PbI2 नहीं है, 2 यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ, तो ये बैलेंसिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इसको करवाऊंगी, अभी बैलेंसिंग करवा दूं पहले। ठीक है, फिर आपको खुद कर लेना, वैसे आंसर तो मैंने बता ही चुकी हूँ, कोई नहीं, बैलेंसिंग कर लो, फिर खुद मैं आपको सिखा दूंगी। इसकी इसी इक्वेशन की बैलेंसिंग मैं करवाऊंगी आज आपको। तो बैलेंसिंग करने से पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। It is a symbolic representation of chemical reaction। सिंबल्स के फॉर्म में या फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जो होता है उसके फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, वर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर काफी सारी फॉर्म होती है, मैं आगे बताऊंगी इसको। केमिकल इक्वेशन में दो तरीके होते हैं। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, कुछ इतना नहीं है। केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मैं इसको थ्रू एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। एग्जांपल ये है, मान लो A + B गिव्स आउट D + C। ये एक मैंने केमिकल इक्वेशन लिख रखी है, मान लो। तो बेटा जो सब्सटेंस मिलकर कंबाइन होकर एक नया चीज बना रहे हो, ठीक है, जो सब्सटेंस मिलकर, जैसे A + B मिलकर एक नई D + C बना रहे हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो नई चीज बनी है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, वो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप एक एरो देख रहे होगे जो कि मैंने इन दोनों के बीच में लगाया है। इस एरो का मतलब है कि ये एरो, पहली बात तो इट पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इट्स पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है, पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट।
and it shows the direction of रिएक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है वो ये एरो वो बताता है। ठीक है, ये दो चीजें थी, ये मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब कोई भी केमिकल एग्जांपल के तौर पर मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ कि ये मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे 2Mg प्लस O2 और 2MgO, ये क्या है हमारे, ये दोनों है रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट है। और 2MgO इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है, हाँ, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, हाँ, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो है कि हम क्या कर लें, वर्ड फॉर्म में लिखें, वर्ड फॉर्म में लिख लें कोई भी इक्वेशन हो, उसको हम वर्ड फॉर्म में लिख लें, वर्ड फॉर्म में लिख लो, या फिर हम उसको लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। वर्ड फॉर्म में जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और या हम लिख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन प्लस वाटर, हाइड्रोजन प्लस वाटर गिव्स आउट वाटर। तो ये तो हो गई हमारी वर्ड फॉर्म, लेकिन इस वर्ड फॉर्म में एक परेशानी है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। ओके, इसमें ज्यादा टाइम लगता है लिखने में, और इसमें हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा, लेकिन हम पता कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगा सकते कि ये जो है इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, क्या है। तो हम क्या प्रेफर करते हैं, सबसे ज्यादा सिंबॉलिक फॉर्म प्रेफर करते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट 2MgO, या हम लिख सकते हैं वाटर की। ठीक है, ये सबसे पहली बात मैंने कितनी जल्दी लिख ली, और मुझे इसके एटम्स से पता चल रहा है कि इसमें कितने क्या क्या एटम्स प्रेजेंट है। लेकिन एक जैसे मैं खतरनाक इक्वेशन लिखती हूँ, मान लो जो आपके बुक में भी दे रखी है, सॉरी, PbNO3 2 plus 2Ki gives out PbI2 plus क्या था, 2KNO3, सॉरी। ये हमारी मैंने इक्वेशन लिखी है। ठीक है, अब ये जो मैंने इक्वेशन आपकी लिखी है, PbNO3 2Ki PbI2 और 2KNO3, अब इसमें अगर मान लो आपको पेपर में दे दिया कि इस इक्वेशन को आपको लिखना है। मान लो ऐसे दे दिया, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड gives out lead iodide plus पोटेशियम नाइट्रेट। ऐसी आपको इक्वेशन दे दी, आपको मान लो ऐसी आपको इक्वेशन दे दी, और आपको बोला कि इसको लिखो। अब भाई काफी बच्चों को याद नहीं रहती। अब जरूरी थोड़ी ना यही इक्वेशन है, कुछ भी इक्वेशन आ सकती है। तो आपको काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता। जैसे कि मैं लेड नाइट्रेट का बच्चे काफी ऐसे लिखा जाएंगे PbNO3। अब भाई ये 2 लगना है, क्या लगना है, ये किस तरह क्या होना है, ये हमें नहीं पता। कोई बच्चा नहीं कर सकता इतनी आसानी से। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड वैसे तो KI लिखा जाता है, लेकिन बैलेंसिंग में हम 2 भी लगाते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं। PbI2 ये लिखा जाता है, लेकिन हमें पता नहीं है ना, बच्चों को केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कोई अलग वीडियो नहीं है, यहीं पर ही है, यहीं पर ही मैंने सिखा रखा है, इसी में ही सिखाऊंगी। ये टेबल आपने 9th में तो पढ़ी होगी, और 9th तो हमने पढ़ी नहीं है, बोल दो नहीं पढ़ी, मैं 9th पढ़ी ही नहीं है, हमने पता ही नहीं था 9th क्या होती है। हम तो बस यहीं 10th में आ गए गलती से, 9th तो हमने पढ़ी नहीं, कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी। तो और इस टेबल पर तो पता नहीं कुछ ही बच्चों ने फोकस किया होगा जिन्हें एक्चुअल में पढ़ना होगा, और कुछ बच्चों को याद ही नहीं हुई होगी टेबल। तो बेटा पहले अगर आपको कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाना है ना, तो ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टेबल याद नहीं करोगे ना,
तो बहुत परेशानी है आपके लिए, क्योंकि बैलेंसिंग में कई बार ऐसा होता है आपको इस फॉर्म में दे दी जाएगी और आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना, आप केमिकल फॉर्मूला ही सही नहीं लिख पाओगे तो फिर आप बैलेंस कैसे करोगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग में ये सब परेशानियां आ सकती हैं, तो इसीलिए ये केमिकल फॉर्मूला में पहले तो मैं सिंपल चीज़ों को मैं बता देती हूँ, तो ये पता होना आपको ज़रूरी है। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का, Na ये रहा और क्लोराइड ये रहा। ठीक है, मान लो मैं ऊपर यहीं पर जाती हूँ, हाँ यहाँ जाती हूँ मैं, NaCl है, NaCl बनाना है मुझे। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला बेस्ड होता है पूरा वैलेंसी पर, कि किसी भी चीज़ की वैलेंसी क्या है। ठीक है, वैलेंसी पर बेस्ड होता है केमिकल फॉर्मूला। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी पता हो गया, 9 में पढ़ा होगा तो पता होगी, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि कितने एटम्स कोई भी एलिमेंट लूज कर सकता है। एटम्स दैट एन एलिमेंट कैन लूज और गेन, कैन लूज और गेन, कितने एटम्स कोई भी एलिमेंट लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। अगेन लिख दिया मैंने, बताओ, गेन। ठीक है, कितने एटम से कोई भी एलिमेंट लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। जैसे कि मान लो Na है और Cl है। ठीक है, Na क्या है, सोडियम होता है। सोडियम में हमें पता है KLMN शेल होती है, ये तो पता होगा, बहुत बेसिक है, नहीं पता तो 9 का जब मैं निकालूंगी तो उसको देख लेना। ठीक है, 9 का जब ये चैप्टर निकालूंगी आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर, तो Na जो है उसमें हमें पता है के शेल में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 होते हैं। ये दोनों शेल तो फिल होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाली M शेल होती है फिल नहीं होती, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हमें इसको कंप्लीटली फिल करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो मुझे इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए या तो मैं क्या कर सकती हूँ कि 7 इलेक्ट्रॉन ले लूँ या मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूँ, तो मैं प्रेफर करूंगी कि भाई 1 निकाल दो। ठीक है, मान लो कोई भी कमरा है, कमरे के तौर पर समझो, ये चीज अच्छी तरीके से समझो, कोई भी कमरा है। ठीक है, ये मेरा कमरा है पूरा। ठीक है, इस कमरे में 11 लोग हैं और मुझे इस कमरे में कितने लोग आ सकते हैं, या तो 10 लोग आ जाएंगे, 10 लोग लाने हैं, मान लो मुझे 10 लोग लाने हैं, तो मैं या तो क्या करूंगी कि 1 लोग निकाल दूंगी या मैं 7 अंदर ले लूँ और 7 अंदर ले लूँ। तो भाई ऑलरेडी 11 लोग हैं और ऐसी जगह हो रही है, घिचपिच हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, 1 निकाल दूंगी या वही कि मैं 7 अंदर ले लूंगी। तो मैं प्रेफर यही करूंगी कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं इसमें से। तो कितने इलेक्ट्रॉन मैं इसमें से निकाल सकती हूँ वो मेरी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर 1 क्लोरीन है, क्लोरीन होता है 287। क्या होता है 287। अब मैंने देखा कि भाई कमरे में 1 इंसान की जगह है, लेकिन अगर 7 निकाल दूंगी तो बहुत जगह हो जाएगी, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि भाई मैं अपने पूरा कमरा फिल करने के लिए मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लूं। तो क्या होता है, ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये दोनों पूरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। तो इसको केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, Na और Cl 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा निकलता है NaCl। समझ आया, समझ आया। इसको मैं बहुत डिटेल में जब आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर आएगा क्लास 9th का तो मैं समझाऊंगी। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बेरियम सल्फेट। अच्छा हाँ, बेरियम सल्फेट है, यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे कि बेटा सल्फेट तो दे रखा है लेकिन यहाँ बेरियम नहीं दे रखा। यहाँ आपको एक कंपाउंड नहीं मिलेगा, एक एलिमेंट नहीं मिलेगा, बेरियम। बेरियम की बेटा वैलेंसी होती है 2, बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, याद रखना बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। मैं एग्जांपल्स करवा रही हूँ यहाँ पे बैठकर, ये कोई भी नहीं करवाएगा आपको, क्लासमेट का कोई भी नहीं करवाएगा, 10th की क्लास में नहीं करवाएगा, आपको वहां ना जाना पड़े एक और वीडियो देखने, इसलिए मैं यहाँ करवा रही हूँ स्पेशली, और अलग वीडियो नहीं बना रही, इसी में करवा रही हूँ, समझ कर जाओ। तो बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है। मुझे कैसे पता है इसकी वैलेंसी 2 है, मैंने ये टेबल याद कर रखी है। इस यहाँ पर जो ये दे रखा है ना, ये 2 और फिर ये गैप कर रखा है, ये मेरा है कि इन लोगों की वैलेंसी इतने में इन सब की वैलेंसी क्या है, 2 है। तो यहाँ सल्फेट की मुझे वैलेंसी पता चल रहा है 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिखा। और अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो भाई 2 तो इससे कर सकते हैं, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट। एक और ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, जो कि हमारा ऊपर था PbNO3, लेड नाइट्रेट था। ठीक है, तो लेड लिया मैंने, NO3। अब भाई मुझे देखना है कि नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है। एग्जांपल्स के तौर पर मैं यहीं पर समझाती ही चल रही हूँ ताकि काफी, मैंने देखा नाइट्रेट की वैलेंसी है 1, ये रहा मेरा नाइट्रेट, NO3 ये रहा मेरा नाइट्रेट, और इसकी वैलेंसी मैंने देखा 1 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। अब भाई यहाँ पर आपको इस टेबल में लेड की वैलेंसी भी नहीं दिखेगी,
तो लेड की वैलेंसी भी 2 होती है। लेड और बेरियम यहाँ आपको नहीं मिलेंगे और इस पर क्वेश्चन आए भी हैं, तो इसलिए याद रखो लेड की वैलेंसी भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो पीबी तो इससे आ गया, और NO3, और ये जो 2 आया ना इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, समझ गए। और भी ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, दोबारा जाओ टेबल पे, कैल्शियम देखो कहाँ है, कैल्शियम ये रहा और कार्बोनेट ये रहा, दोनों की वैलेंसी क्या है 2 है। तो मेरे लिए आसान होगा, तो मैंने कैल्शियम की वैलेंसी लिखी 2, इसकी वैलेंसी लिखी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्या आया मेरा, इसको इससे काट दिया, 2 से 2 कट गया तो बच गया CaCO3। ठीक है, इसके बाद एक और नेक्स्ट मैं एक और ले लेती हूँ, एग्जाम्पल्स के तौर पर करवा रही हूँ। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl ले लेती हूँ, AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रही हूँ मैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी बेटा यहाँ 3 होती है, ये रहा, और क्लोरीन की वैलेंसी हमने क्या पढ़ी थी 1 होती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो 3 थी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया AlCl3। पोटेशियम आयोडाइड एक और ले लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का है ये रहा, इसकी वैलेंसी यहाँ नजर आ रहा है 1 है, और आयोडाइड की वैलेंसी भी 1 है। जितने भी हेलोजेंस हैं यहाँ पर, हेलोजेंस पता है कौन से होते हैं, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन वाली फैमिली, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबकी वैलेंसी 1 है। क्या है, इन सबकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, तो पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो KI। अब बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि मैम वहाँ इक्वेशन में तो 2KI लिखा था, वो बेटा बैलेंसिंग की वजह से लिखा हुआ था। वो किसकी वजह से लिखा होता है, वो बैलेंसिंग की वजह से। अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग, और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। मैंने समझा दिया किस तरह केमिकल फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं, और इसमें काफी सारे एग्जांपल्स ले लिए। इसको मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में इसलिए दे दिया है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन बेस्ट वीडियो है आपको पढ़ने के लिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, बेसिक से पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। डिटेल वीडियो दी है मैंने ताकि कोई भी परेशानी ना हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं, और NCERT क्वेश्चंस भी मैं आगे अगर टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट विद बैलेंसिंग। हाँ जी, एक होती है बैलेंस इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, बैलेंस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी 2mgO2 2mgO, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी। अब इसमें मैंने देखा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स यूज हुए हैं, एक हुआ है मैग्नीशियम यूज, एक हुआ है ऑक्सीजन यूज। मैग्नीशियम जो है उसमें मैग्नीशियम यूज हुआ है, और मैंने देखा यहाँ पर कितने मैग्नीशियम के आगे यहाँ कितने लगे, दो एटम्स हैं। और यहाँ देखा मैंने कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ भी 2 हैं मैग्नीशियम के। फिर मैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन मैंने देखा यहाँ भी 2 हैं, और फिर मैंने देखा यहाँ भी। बेटा ये जो 2 यहाँ दे रखा है ना, ये खाली मैग्नीशियम के लिए नहीं होता, ये ऑक्सीजन के लिए भी होता है, ये काउंट होता है। तो यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी दोनों जगह दोनों एलिमेंट्स के एटम सेम नंबर पर है, दोनों के एटम सेम नंबर है, यानी टोटल मास सेम है दोनों जगह पर। तो यानी इसका क्या मतलब है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब भाई इक्वेशन बैलेंस तो है, लेकिन बैलेंसिंग ना एक लॉ पर डिपेंड करती है, बैलेंसिंग एक लॉ पर डिपेंड करती है, और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंसिंग एक लॉ पर डिपेंड करती है, और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और एक बात और बता दूं, हर साल बैलेंसिंग पर एक नया क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, या तो MCQ में मिल जाएगा या तुम्हें प्रॉपर बैलेंस करने को दे दिया जाएगा। और कैसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि MCQ फॉर्म में ही आ जाए तो भाई कोई नहीं MCQ में आ गया, कैसे भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी बैलेंसिंग पर क्वेश्चन आ सकता है। दिखाऊंगी भी मैं आगे, है दिखाती हूँ मैं आपको कैसे हैं क्वेश्चन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड होती है बैलेंसिंग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या आता है कि मास इज नीदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। और दूसरी लॉ, और इसका क्या मतलब होता था कि जितना, यहाँ जो मतलब है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड पर है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो इसका एक्चुअल मतलब है द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स
the total mass of elements present in the reactant side must be equal to the mass of प्रोडक्ट साइड। ठीक है, जितना मास रिएक्टेंट साइड पर है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पर है। यहाँ पर मास से मतलब है यहाँ पर एटम्स, जितने एटम्स यहाँ है उतने ही यहाँ होने चाहिए। ठीक है, तो इसी पर बैलेंसिंग डिपेंड करती है। अब मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, और ये जो है ये पी वाई क्यू है, देख लो ये पूरा पी वाई क्यू है, ये जो मैंने लिखवाया है ना पूरा पी वाई क्यू। आगे दिखा दूंगी कहाँ है, ये दिखा दूंगी कब है, कब आया है और कहाँ है ये। अब एक इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, ये काय की इक्वेशन है, वाटर की है। लेकिन अगर मैं चेक करूं मैं, तो मैं एक चीज नोटिस करूंगी कि ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन तो यहाँ पर दो हैं, यहाँ भी दो हैं। ऑक्सीजन यहाँ दो हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि रिएक्टेंट साइड पर मास ज्यादा हो, प्रोडक्ट साइड पर कम हो, या प्रोडक्ट साइड पर मास ज्यादा हो, रिएक्टेंट साइड पर कम हो, तो हम यूज करते हैं बैलेंसिंग। तो हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं, इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर मास डिफरेंट हो तो हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक मेथड दे रखा है, जिस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। और एक और मेथड है बैलेंसिंग का, लेकिन मेरी टीचर ने मुझे सिखाया था, वो मेथड भी आपको बता दूंगी। और वो मेथड मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है एज कम्पेयर टू दिस मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू मैंने एग्जाम में जब लिख कर आई थी बैलेंसिंग पर, मेरा जब क्वेश्चन आया था, तो मैंने उन दोनों ही मेथड के थ्रू मैंने ये कर दिया था। मैं बताऊंगी कैसे का। अब मान लो मुझे यही इक्वेशन, हाइड्रोजन वाली इक्वेशन, सॉरी वाटर की जो इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है, मुझे इसको बैलेंस करना है। हाँ, आई विल बैलेंस। तो पहली चीज आती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रही हूँ, पहले हिट एंड ट्रायल मेथड करवा रही हूँ और फिर इजी मेथड बताऊंगी। ठीक है, स्टेप वन जो होता है मेरा, स्टेप वन, उसमें क्या है कि आप पहले जो भी है आपका, उसको जो भी आपके एलिमेंट्स लिखे हैं यहाँ पर, उनको बॉक्स में कर लो, उनको डब्बों में कर लो, डब्बे में डब्बा, डब्बे में, ठीक है, डब्बों में कर लो। दूसरा स्टेप है कि जितने चेक करो कि रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का जो हमें मास है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या चेक करना है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैं ऐसे लिख रही हूँ, और एलिमेंट कौन से हैं आप यहाँ पर पूरा लिख कर आना है, ऐसे टेबल बनाना। बोर्ड्स में जब भी करोगे टेबल बनाना, मैंने भी बनाई थी। ठीक है, ऐसे यूं करके टेबल बनाकर आना, और यहाँ लिखना एलिमेंट्स H, और यहाँ लिखना ऑक्सीजन। दो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, H और ऑक्सीजन। बड़ी से बड़ी सिखाऊंगी, छोटी से छोटी इक्वेशन सिखाऊंगी। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन मैंने देखा यहाँ तो दो है रिएक्टेंट, और यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कितने, यहाँ भी दो है। फिर मैंने यहाँ ऑक्सीजन में देखा, यहाँ तो दो है लेकिन यहाँ एक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर बैलेंस किसको करना है, मुझे यहाँ बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो स्टेप 3 पर आती हूँ मैं, स्टेप 3 में आती हूँ। और स्टेप 3 में आकर ध्यान से सुन लो, क्योंकि बैलेंसिंग हर साल पेपर में आती है। स्टेप 3 में क्या होता है कि टू बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो मेरी इक्वेशन थी, मैंने क्या करा, इनिशियली और टू बैलेंस, ये मेरे से टेबल थोड़ी ऐसी उल्टी सीधी बन रही है, लेकिन आप ढंग से बना लेना। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, इनिशियली मेरा जो था ऑक्सीजन, उसमें कितने थे ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन थे, टू ऑक्सीजन थे इन O2। लेकिन मेरा यहाँ पर एक ऑक्सीजन है इन H2O। तो मैंने क्या करा, यहाँ तो टू है और मुझे इसको बैलेंस करना है, तो मैंने 1 × 2 कर दिया। 1 × 2 का मतलब क्या कर दिया मैंने, 2H2O लिख दिया। इसको क्या लिख दिया, 2H2O लिख दिया। कभी भी रिमेंबर दिस कि हम H2O को ऐसे करके 2 मत लिखना। साफ साफ रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, गलत हो जाएगा। हमें केमिकल फॉर्मूला ऑल्टर नहीं करना, केमिकल फॉर्मूला ऑल्टर नहीं करना हमारा। हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था ना, वेट करो,
हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था, जैसे कि यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे हमने जो सीखा था, तो यहाँ लिख रहे थे हमें, हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला ऑल्टर नहीं कर सकते, हमें बैलेंसिंग करनी है, तो हम इसके पीछे लिखेंगे, हम इसके पीछे लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। हम ऐसे करके नहीं लिखेंगे, गलत हो जाता है, हो जाएगा। वी कैन नॉट ऑल्टर द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन ऐसी बन रही है कि H2 प्लस O2 और 2H2O। अब मैंने यहाँ चेक किया, स्टेप 4 मैंने देखा कि मैंने दोबारा चेक किया, सब चीजें दोबारा चेक करी कि हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर। हाइड्रोजन देखा यहाँ 2 है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ 2 इंटू 2 हो गया, यानी 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया अब, और ऑक्सीजन दोनों जगह 2। हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हम दोबारा बैलेंस करेंगे किसको, हाइड्रोजन को। स्टेप 5 हमने टू बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं। इनिशियली क्या था, इनिशियली अब हमारा इनिशियल स्टेटमेंट इक्वेशन ये हो जाएगी, पहले वाली इक्वेशन नहीं देखेंगे, ये हमारी इनिशियल इक्वेशन हो गई। 2 था इन रिएक्टेंट साइड, 2 इन H2, और यहाँ हो गया 4 इन 2H2O, ठीक है। एक बात याद रखना, डब्बे में करा था, डब्बे में ही रहने दो अभी। और एक चीज है, जो आप ऑल्टर कर रहे हो ना, अभी उसको डब्बे से बाहर ही रखो, बाद में फाइनल, लेकिन हम इसको काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है काउंट नहीं करेंगे, ये हो चुकी है ऑल्टर। अब हमें 2 बैलेंस, क्या बैलेंस करना है, यहाँ हमें रिएक्टेंट साइड बैलेंस करनी है, तो हमने क्या कर दिया, 2 इंटू 2 कर दिया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 4 तो यहाँ 4 था, तो 2 इंटू 2 करने पर यहाँ मैंने लिख दिया 4H2। क्या लिख दिया, 4H2। तो मेरी इक्वेशन बनकर आई 4H2, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ मैंने लिख दिया 2H2। तो मेरी इक्वेशन बनकर आई 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, ठीक है। अब मैंने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन में यहाँ पर भी 4 है, 2 इंटू 2, और यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ 2, इसको भी इसके साथ काउंट किया जाएगा, याद रखना। तो यानी मेरी इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गई, यानी दोनों जगह जितने एटम्स रिएक्टेंट में थे उतने प्रोडक्ट्स में है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ये तो था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन एक तो मेथड है जिससे आप बैलेंसिंग में एक्सपर्ट हो सकते हो। वो मेथड क्या है, ओहो क्वेश्चंस आ गए, पेज ज्यादा यूज कर ली मैंने, एक तो मैं इससे परेशान हूँ, ज्यादा जूम इन कर दो तो गायब ही हो जाता पेज। मैं जूम आउट कर रही हूँ, पता नहीं हो भी रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है भाई, हो रहा है, कुछ ज्यादा ही जूम आउट हो गया। अबे यार, पानी पी लो, पानी पियो पानी, मैं भी पी लेती हूँ जब तक ये जरा सही हो जाए, मैं भी करा रही हूँ। सही नहीं हुआ ये, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ, क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगी नीचे, मैं बस समझा दे बता देती हूँ कि कौन सा मेथड है। मेथड ये है, पहले जब भी आप बैलेंसिंग करो, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना, कोई भी इक्वेशन आ जाए सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना, फिर बैलेंस करना नॉन मेटल्स को, फिर बैलेंस करना नॉन मेटल्स को। जब नॉन मेटल्स को बैलेंस कर दो, फिर आप दोबारा मेटल्स पर आकर चेक करना कि ये बैलेंस है कि नहीं है। पहले मेटल्स को बैलेंस करो, मेटल्स बैलेंस हो जाए, फिर नॉन मेटल्स पर जाओ, नॉन मेटल्स को देखो कि नॉन मेटल्स बैलेंस हो जाए, नॉन मेटल्स बैलेंस होने के बाद दोबारा मेटल्स को जाना, अगर मेटल्स बैलेंस नहीं है दोबारा मेटल्स को बैलेंस करो, फिर चेक करो नॉन मेटल्स बैलेंस है तो आगे बढ़ो। अब मेटल्स भी बैलेंस है, नॉन मेटल्स भी बैलेंस है, इसके बाद फिर बैलेंस करना ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करना, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद चेक करना कि मेटल्स बैलेंस है, फिर से 7 पर आओ, मेटल्स बैलेंस्ड है, मेटल्स बैलेंस्ड हो, फिर आ जाओ नॉन मेटल्स पर, नॉन चेक करो नॉन मेटल्स बैलेंस है, नॉन मेटल्स भी बैलेंस्ड हो, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, फिर हम चेक बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, फिर बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद दोबारा स्टेप 1 से चेक करते आना है कि मेटल्स बैलेंस है, नॉन मेटल्स बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सब बैलेंस हो, तो बैलेंस होगा इक्वेशन। एग्जांपल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है।
ये रही मेरा इक्वेशन। हाँ, देखो आ गया ना। ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म 1 2014 PYQ है, काफी साल पुराना है बट फिर भी करना तो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो करना तो है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस वन। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है, देखते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब बात आती है, ये तो नॉर्मल सा था, HCl, ये है H2 प्लस Cl, ठीक है। ये हमारा H2 है, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन HCl बनता है हमारा, ठीक है। अब हमने देखा ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कैसे पता चला मुझे कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है? सबसे पहले मैंने देखा तो क्लोरीन तो यहाँ पे पहले, सबसे पहली चीज, थोड़ा ब्राइट कलर ले लूँ, हाँ। यहाँ मैंने देखा यहाँ क्लोरीन तो बैलेंस्ड है, यहाँ क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट साइड पर भी क्लोरीन एक है और यहाँ भी क्लोरीन एक ही नजर आ रहा है मुझे। फिर मैं गई, मैंने क्या देखा कि H2 देखो, H2 में मैं यहाँ गई, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 2 लगा दिया। याद रखना HCl करके 2 मत लगाना क्योंकि गलत हो जाएगा वो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में लगा दिया। दूसरा फिर मैंने देखा कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने यहाँ 2 लगा दिया, तो फिर मैंने यहाँ देखा कि भाई हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन क्लोरीन यहाँ पहले तो एक, यहाँ पर एक था लेकिन यहाँ 2 हो गए, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया। अब आप देखोगे H2 प्लस 2Cl gives out 2HCl, इक्वेशन बैलेंस्ड, सिंपल, ठीक है। देखो इस तरह आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको बोर्ड में स्टेप्स के थ्रू शो करोगे तो अच्छा है, स्टेप्स के थ्रू शो करना, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना। लेकिन नॉन मेटल्स, मेटल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको देख लेना। अब जैसे हमारा आता है लेड, Pb प्लस कॉपर क्लोराइड, नेक्स्ट है कॉपर क्लोराइड, CuCl, क्या है, कॉपर क्लोराइड है, बना रहा है PbCl, ठीक है, प्लस कॉपर। अब बात आती है केमिकल फॉर्मूला वाली, केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए। जाते हैं उसी टेबल पे वापस, जाएं, यस। कॉपर, आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर या तो कॉपर की वैलेंसी 1 भी हो सकती है और कॉपर की वैलेंसी तो 2 भी हो सकती है, तो यहाँ कौन सा कॉपर है? क्वेश्चन उठता है कि यहाँ हम वैलेंसी 1 रखें। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन आ जाती है, बच्चों को परेशानी होती है कि कौन सा कॉपर होगा, क्या होगा, तो उसके लिए कंफ्यूजन मिटाना एक बहुत सिंपल सा काम है। कॉपर क्लोराइड दे रखा है और बेटा जब भी सबसे PbCl कुछ नहीं होता, PbCl इज नथिंग, तो PbCl2 ही यूज होता है। अब PbCl फॉर्मूला बनाओ, PbCl बनाओ, आप प्रोडक्ट देखो ना, पहले प्रोडक्ट देखो। इस कंडीशन में क्या होता है, आपको नहीं पता कि क्या होना है, तो पहले प्रोडक्ट बनाओ, इसका जो प्रोडक्ट है केमिकल फॉर्मूला बनाओ PbCl का। मैं Pb का मैंने आपको बताया था 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो यानी क्या बन रहा है, ये PbCl2 बन रहा है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, PbCl2 है। इसके बाद Cl2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर देखो कॉपर क्लोराइड है, या तो क्या होगा, CuCl2 हो सकता है, यहाँ क्या होगा, CuCl2 होगा और प्लस यहाँ CuCl2 मान लो, ठीक है, CuCl2 होगा। तो इससे क्या पता चलता है CuCl2 से कि कॉपर की जो वैलेंसी थी वो 2 होगी और क्लोरीन की तो 1 ही होती है, क्लोरीन की तो 1 ही होती है। तो क्या होता है इसमें, CuCl2, यानी यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो फाइनल इक्वेशन आपकी यही बनकर आती है। इससे आपको सिर्फ मैं अंदाजा बता रही हूँ कि एक्सप्लेन करा है, सिर्फ फॉर्मूला देखो। इसमें ना थोड़ी परेशानी बच्चों को आ जाती है कि ये कैसे कब क्या हुआ। मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, यहीं बने रहो, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। कंफ्यूजन आती है कि ये क्या हुआ है, कॉपर कौन सा यूज किया गया है, लेड क्लोराइड बन गया, क्या हुआ है, किस तरह कॉपर कौन सा यूज किया गया है, क्या रखे वैलेंसी कॉपर की, किस तरह होगा। तो फिर आपको जो वैलेंसी पता है ना उस पर फोकस करते हैं। जैसे लेड दे रखा था, हमें लेड की वैलेंसी पता है 2, लेकिन इस कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है, खाली ऐसी एलिमेंट दे रखा है। CuCl अभी ऐसे ही लिखो क्योंकि आपको कॉपर की वैलेंसी नहीं पता। लेकिन लेड क्लोराइड PbCl है, लेकिन हमें ये तो पता है ना Pb की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो हम आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl यहाँ पर 2 आ जाएगा, Cl यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो PbCl2 बन गया प्लस कॉपर,
कॉपर दे रखा है, कॉपर Cu से लिखते हैं। अब मुझे पता है कि Cl2 यहाँ पर है, तो फिर मुझे इससे थोड़ा सा ये होगा कि हाँ ये यहाँ पर मुझे कॉपर यूज करा गया है, तो मतलब यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 1 होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा होगा तो CuCl2 बनकर आया होगा। समझ में आ रही है? यहाँ बैलेंसिंग तो हो ही नहीं है, यहाँ खुद ही अपना बैलेंस हो गया है, सिर्फ केमिकल फॉर्मूला लिखने से ही बैलेंसिंग हो चुकी है यहाँ पे, जस्ट बाय राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो खाली केमिकल फॉर्मूला से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर कॉपर 2 यूज हुआ है, कॉपर 1 यूज नहीं हुआ है। ये वाला क्वेश्चन जिंक ऑक्साइड वाला प्लस कार्बन और जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर आएंगे, ठीक है? ये होमवर्क क्वेश्चन है, खुद करना, ट्राई करना। आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज करेक्ट? कौन सी इनकरेक्ट है? The total mass of the element present in the reactant is equal to the total mass of the element present in the product. ये तो करेक्ट है। कि जितना एलिमेंट में मास दे रखा है, टोटल मास जितना रिएक्टेंट का एलिमेंट का मास रिएक्टेंट में दे रखा है, उतना ही प्रोडक्ट में दे रखा है, तो टोटल मास दोनों में इक्वल है, तो ये तो करेक्ट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। दूसरा है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। वेट, chemical composition of the reactant is the same before and after the reaction। और एक है mass can neither be created or nor it can be destroyed in the chemical reaction। ये भी करेक्ट है। पहले ना एलिमिनेट क्या करो, जो जो मैंने आपको पढ़ाया उसको एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन मेथड सीखो कि ये दोनों तो करेक्ट है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये वाली जो बात है, ये बात सीखो, ये वाला हमें पता है कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब करना है हमें बी और सी में से चूज। अब बात आती है कि इन्होंने बोला है जितने एटम्स हर एक एलिमेंट में सेम रहे बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, यानी दिस इज करेक्ट। लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहता, रिएक्टेंट का केमिकल कॉम्पोजिशन और प्रोडक्ट का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता ही नहीं है। ये स्टार्टिंग में बात पढ़ाई थी, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है, ये बात पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस, और मैंने बोलिए बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन में केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है? नो, नेवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है, सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है, सोडियम वाटर से रिएक्ट कर क्या हो, सोडियम प्लस वाटर H2O, ठीक है? तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड होता है OH, मेरा पेन भी चलना बंद हो गया, NaOH, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है, द बैलेंस इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन इज कौन सी है? अब देखो, सबसे पहले बैलेंसिंग में मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्या देखना है, नॉन मेटल, मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले हमने देखा यहाँ सोडियम, सोडियम इज अ मेटल, हमने मेटल को देखा, सोडियम यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, राइट? यानी ये तो बैलेंस है। फिर मैं गई ऑक्सीजन पर, गलत बन रहा है मेरे से, पेन सही नहीं चल रहा है। ऑक्सीजन पर गई, ऑक्सीजन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अब फिर मैंने क्या, चलो हाइड्रोजन पर जाते हैं। हाइड्रोजन मैंने देखा यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ तो 3 है, NaOH बना और यहाँ H2 बन गया, तो यानी यहाँ 3 है और यहाँ तो एक ही था, सॉरी यहाँ तो 2 थे, ठीक है? और यहाँ 3 है। तो अब इसको किस तरह कैसे बैलेंस किया जाएगा ये मैं बताती हूँ। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे 2 है या 3 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए, मैं इक्वेशन दोबारा यहाँ लिख रही हूँ, प्रॉपरली समझाती हूँ। Na प्लस, मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा है, H2O वाटर, थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, NaOH, ठीक है, प्लस H2, ये थी इक्वेशन, करेक्ट? ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब यहाँ 2 हो या 3 हो, तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? तो एक काम हम कर सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर एक यहाँ ऑड नंबर आ रहा है ना, इसकी वजह से तो हम यहाँ करेंगे 2 लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ 2 लगेगा तो फिर आपको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि Na हमारे यहाँ पर क्या हो गए, Na मेटल था, मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस के करने के चक्कर में मैंने यहाँ 2 लगाया, ठीक है? और फिर मैंने यहाँ पर भी 2 लगा दिया, ठीक है? 2Na 2Na, दो Na हो गए, मेटल बैलेंस्ड है। फिर मैं ऑक्सीजन पर आती हूँ, अब मैं आऊंगी ऑक्सीजन पर, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है लेकिन अब यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर भी 2 लगा दूंगी, यहाँ भी 2 लगा दूंगी, तो ये ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी हो गए। लेकिन फिर एक और, फिर अब आप एक चीज नोटिस करोगे आप
कि जैसे ही मैंने यहाँ पर जैसे 2H लगा दिया था, यहाँ तो हमारे 4 हो गए थे ना, ये 2 ये रहे और ये 4 हो गए थे, लेकिन यहाँ 2 थे। लेकिन जब मैंने ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 जैसे लगाया तो हाइड्रोजन भी यहाँ 4 हो गए, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया और आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो विद दिस वी कैन सी 2Na2H2O 2NaOH प्लस H2 हो गया। देन इसके साथ ये चीज करेक्ट हो गई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और इसके साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर हम कंप्लीट कर देते हैं। और इसके बाद हमारा आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने सोचा था आज ही पढ़ा दूंगी इसी में, लेकिन नहीं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस करवाए मैंने, वो काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई हैं, जो कि जैसे केमिकल फॉर्मूला सिखाया है, बैलेंसिंग सिखाई है, बैलेंसिंग के 2 मेथड सिखाए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं आपको सेंड कर दूंगी। और क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए ऐसे जैसे PYQs हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके चाहिए तो फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उसी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके मैं अपलोड कर रही हूँ वहीं पर ही क्वेश्चन, बस पीडीएफ रेडी होने वाली है मेरी, मैं कर दूंगी इसके बाद ही ये अपलोड करूंगी, फिर टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी इसी आज की क्लास के बैलेंसिंग तक जितने भी क्वेश्चन है। फिर हम कल स्टार्ट कर देंगे विद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, विद दिस वी आर डन विद द क्लास। ठीक है, लाइक करो वीडियो, मुझे पता चलता रहता है कि आप वीडियो देख रहे हो। लाइक करने से कमेंट भी करा करो, बताया करो कि आपको क्या चाहिए और नया कंटेंट क्या चाहिए इसमें। ठीक है, कौन सी नई वीडियो चाहिए, कौन सा नया चैप्टर चाहिए। इसके बाद मैंने वैसे बायो का चैप्टर सुना है, इसके बाद अगर आपको फिजिक्स का या केमिस्ट्री का इसके बाद दूसरा चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना, और बताना कि कैसी लगी वीडियो, कमेंट में ये भी बताना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि पूरा सिलेबस 10th का मैं यहीं इसी चैनल पर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और पूरा साइंस का पूरा चैप्टर, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, तीनों को मैं सिलेबस यहीं इसी चैनल पर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। अभी मैं डिटेल करवा रही हूँ, इसके बाद वाली जो सीरीज आएगी वो 1 शॉट सीरीज आएगी, जिसमें मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर करवा रही हूँ। अभी तो 1 घंटे में एक ही वीडियो हो पा रही है, और बल्कि इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, 1 घंटे से ज़्यादा ही। लेकिन 1 शॉट भी आएंगे, अभी डिटेल पढ़ लो, फिर 1 शॉट आएंगे। टिल मिड नवंबर का मेरा एस्टिमेट लगा है, मिड नवंबर तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1 शॉट्स रहेंगे। और इसके साथ साथ में PYQ सीरीज भी चलती रहेगी आपकी। PYQs भी मैं इसके साथ साथ करवाती रहूंगी, आपको बीच में अपलोड होते ही रहेंगे। चैप्टर कंप्लीट होते ही PYQ की वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि मैंने PYQ की PDF ऑलरेडी बना रखी है। और PYQ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहती हैं जो जो हो रहा है। और क्लास 9 को भी मैं यहाँ पर साइंस पढ़ा रही हूँ। क्लास 9 की साइंस को भी, कोई भी आपको छोटे बहन भाई हो, कुछ भी हो, कजन्स वगैरह, फ्रेंड्स जो भी हो, आप उनको भी बताइए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए इस वीडियो को। और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कर लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी लिंक। और इसके बाद बस नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और नोट्स भी वहीं दे दूंगी।